नर्स की आवाज सुनते ही आईसीयू वार्ड में डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ की फौज दौड़ने लगी। बीच में खड़ी डॉक्टर इंचार्ज सबको इंस्ट्रक्शंस दे रही थी। इसी भगदड़ के बीच मारवा परिवार आईसीयू वार्ड के बाहर भीड़ लगाकर शोर मचाने लगा। परिवार के आधे से ज्यादा लोग झूठ मूठ दादी माँ के लिए आंसू बहा रहे थे, तो कुछ लोग चिल्ला चिल्ला कर अपनी चिंता जाहिर कर रहे थे। अचानक आईसीयू वार्ड के बाहर मारवा खानदान के लोगों की आवाजें आने लगी। किसी ने कहा, चाची को बचा लो कोई, तो किसी ने कहा, दादी माँ प्लीज होश में आ जाओ। तो कुछ बच्चे चिल्लाने लगे, बड़ी दादी क्या हो गया आपको। रोहित के चाचा फूट फूट कर रोने लगे। खानदान के सारे लोग इस तरह बिहेव करने लगे जैसे उन्हें जिंदगी का सबसे बड़ा सदमा लगा था। अचानक रोती हुई आवाजों के बीच में रोहित ने चिल्लाकर कहा, चुप चुप हो जाओ सब। तब रोहित के छोटे चाचा ने रोहित पर भड़कते हुए कहा, तुम्हारे सीने में दिल नहीं होगा, पत्थर होगा पत्थर रोहित, मगर हम सब तो इंसान हैं। रोहित ने उनकी बात काटते हुए कहा, पंकज चाचा, दादी माँ अभी जिंदा हैं। रोहित की बात सुनते ही पंकज चाचा और बाकी के फैमिली मेंबर्स ने रोना अचानक बंद कर दिया। एक तरफ खड़ी हुई अनिका ये सब कुछ देख रही थी। पेशेंट को अपने हाथ में लेने से पहले उसे ये देखना था कि हॉस्पिटल के डॉक्टर पेशेंट को कम से कम ऐसी हालत में उसे हैंडओवर करें जब वो ऑपरेशन के लायक हो। अनिका आईसीयू वार्ड में रोहित की दादी माँ के बेड के पास गई। अनिका, जो कि प्रोफेशनल लाइफ में डॉक्टर अमृता थी, उसने कई पेशेंट्स को देखते ही अंदाजा लगा लिया था कि केस कितना सीरियस है। इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ। दादी माँ को देखते ही अनिका ने तुरंत रोहित की ओर देखा। अनिका की आंखों में देखकर रोहित समझ गया था कि दादी माँ की कंडीशन बहुत ज्यादा क्रिटिकल थी। रोहित अनिका के पास आकर उसे रिक्वेस्ट करने लगा, दादी माँ को ठीक कर दीजिए अनिका जी। मुझे पता है कि आप चमत्कार कर सकते हो, आपने पहले किया भी है। प्लीज मेरी दादी माँ को बचा लीजिए, ये मेरे लिए बहुत जरूरी है। अनिका ने रोहित को कभी इतना बेबस और लाचार नहीं देखा था। हमेशा एटीट्यूड से बात करने वाले रोहित की बातों में आज अलग ही मजबूरी थी। इस वक्त अनिका के लिए रोहित के इमोशंस को संभालने से ज्यादा जरूरी था दादी माँ को ऑपरेशन के लायक बनाना। बेड के पीछे लगे मॉनिटर के पास जाकर अनिका कुछ रीडिंग लेने लगी। उसने दादी माँ का शरीर देखा जो बिल्कुल निर्जीव था, ना कोई हलचल ना कोई मूवमेंट। अनिका बस गौर से पेशेंट की कंडीशन देखे जा रही थी। तभी दादी माँ के बिल्कुल पास खड़ी एक डॉक्टर की आवाज सुनाई दी, इलेक्ट्रिक शॉक के लिए तैयार, 200 वॉट्स। एक जोरदार आवाज आई। दादी का शरीर हवा में उछलकर फिर से बेड पर गिरा। ये देखकर रोहित के इमोशन सब कंट्रोल से बाहर हो गए थे। रोहित को लगा कि उसने अपनी दादी माँ को खो दिया था। फिर एक मशीन में से आवाज आने लगी। मशीन की आवाज सुनकर पेशेंट के आसपास खड़े सब लोग अचानक शांत हो गए। सारी नर्सेज ने चैन की सांस ली। दादी माँ का हार्ट फिर से धड़कने लगा था। रोहित की आंसू भरी आंखों में अचानक एक उम्मीद दिखाई देने लगी और उसके मुंह पर एक स्माइल आ गई। अनिका ने रोहित के रिएक्शन नोटिस किए। इससे पहले कि रोहित और उम्मीद बांध लेता, अनिका ने रोहित से कहा, देखिए, प्लीज डोंट माइंड मी सेइंग दिस, बट डोंट बी ओवर ऑप्टिमिस्टिक। आपकी दादी माँ की जो कंडीशन है वो अपनी सहन शक्ति की लिमिट के पार पहुंच चुकी है और अभी अभी जो उन्हें कार्डियक अरेस्ट आया था उसकी वजह से उनकी बॉडी में मल्टीपल ऑर्गन फेलियर की संभावना बढ़ गई है। अगर वक्त रहते उन्हें होश नहीं आया तो आई एम अफ्रेड आपकी दादी माँ का बच पाना बहुत मुश्किल होगा। तभी रोहित की दादी का इलाज कर रही हॉस्पिटल की चीफ डॉक्टर ने अपना मास्क उतारा। वो एक काफी यंग और प्रभावशाली लड़की थी। एक डॉक्टर की हैसियत से उसकी पर्सनैलिटी काफी अट्रैक्टिव थी। उसकी आवाज में काफी ज्यादा पोलाइटनेस थी। दादी माँ की कंडीशन को ध्यान में रखते हुए वो एकदम धीमी आवाज में सबसे बातें कर रही थी। डरे हुए रोहित ने डॉक्टर से पूछा, डॉक्टर शालिनी, दादी माँ तो हमेशा से हेल्दी थी, फिर अचानक क्या हो गया उन्हें? इस बात पर डॉक्टर शालिनी मेहरा ने रोहित से हमदर्दी दिखाते हुए कहा, दादी माँ अब 80 साल की हो चुकी हैं। उनकी बॉडी अब पहले जितनी हेल्दी और फिट नहीं रही। रोहित ने ये बात सुनते ही अनिका से पूछा, तो क्या हमें तुरंत ऑपरेशन कर देना चाहिए? अनिका ने रोहित को समझाते हुए कहा, नहीं, अभी नहीं, क्योंकि इससे पहले कि अनिका आगे कुछ कहती, डॉक्टर शालिनी मेहरा ने अनिका की बात काटते हुए कहा, दादी जी फिलहाल बहुत वीक हैं। हमने उन्हें अभी अभी मौत के मुंह से बाहर निकाला है। अगर अभी उनके ऊपर सर्जरी की गई तो ऑपरेशन उनके शरीर को और ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है।
अनिका ने शालिनी की बात जरूर सुनी, मगर बिना कुछ बोले वो दादी माँ को ऑब्जर्व कर रही थी। दादी माँ की आंखें बंद थीं, उनका शरीर कमजोर पड़ चुका था और उनका चेहरा गहरी झुर्रियों से भर चुका था। उन्हें देखकर ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था कि पेशेंट में अभी जान बाकी थी। अगर इस वक्त उन पर सर्जरी की जाती है तो हो सकता है उनके ब्रेन में ब्लड क्लॉट, उनके ब्रेन में ब्लड सर्कुलेशन ज्यादा टाइम तक और ओके नहीं रहता और फ्यूचर में भी उनके होश में आने के चांसेस बहुत कम हो जाते। ये बात करते हुए शालिनी, रोहित और अनिका आईसीयू वार्ड से बाहर निकले। तब पंकज चाचा और उनकी फैमिली ने डॉक्टर शालिनी की बातें सुनी। शालिनी की बात सुनकर पंकज चाचा ने लाउड रिएक्शन देते हुए सबसे कहा, सुन लिया डॉक्टर ने क्या कहा? माँ के बचने के चांसेस बहुत कम हैं। मैं अपनी माँ को खो दूंगा। अरे क्या बिगाड़ा था मेरी माँ ने उस लड़के का, जो इतनी बड़ी सजा मिली मेरी माँ को। रोहित, हम सब ने तुमसे कहा था कि आर्यन को अपनी जिंदगी से और हमारे घर से कहीं दूर भेज दो, मगर तुम नहीं माने और तुमने उसे अपने साथ रखा। और उस शैतान लड़के ने क्या किया? उसने मेरी माँ को जान से मारने की कोशिश की, उसे सीढ़ियों से धक्का दे दिया और अब हम सुन रहे हैं कि मेरी माँ के बचने के कोई चांसेस नहीं हैं। ये सब तुम्हारी जिद की वजह से हुआ है रोहित, और उस शैतान बच्चे आर्यन की वजह से। रोहित को अपने चाचा की बातों पर गुस्सा तो बहुत आ रहा था, मगर इस वक्त वो जानता था कि सिचुएशन उसके और आर्यन के खिलाफ थी और सारी फैमिली एक तरफ होकर सिर्फ आर्यन को गुनहगार मान रही थी। पंकज चाचा की उम्र 55 साल की थी। वो कद काठी से छोटे थे, मगर उनके फेस पर काफी एनर्जी थी। उनकी चाल और उनकी आंखें देखकर साफ पता चलता कि वो एक बहुत श्रूड इंसान थे, जिसे जिंदगी का बहुत ज्यादा तजुर्बा था और वो हर चीज सिर्फ अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना जानते थे। उनका बेटा आयुष देखने में बिल्कुल मारवा खानदान के लड़कों जैसा ही था, कद काठी में बिल्कुल रोहित जैसा, मगर पर्सनालिटी बिल्कुल रोहित के ऑपोजिट थी। रोहित जितना डैशिंग था, उतना ही आयुष दिखने में ढीला ढाला सा लगता था। वो जिस प्रकार से हंसता था, उसे देखकर ये लगता था कि आयुष उन अमीर माँ बाप की बिगड़ी औलादों में से है, जिसे ना तो लाइफ में कुछ करने की इच्छा है और ना ही कुछ बनने का मकसद। आयुष ने अपने पापा पंकज को समझाते हुए कहा, पापा ऐसे मत कहिए, उस बेचारे बच्चे आर्यन का क्या कसूर है? आयुष को आर्यन की साइड लेते देख रोहित सरप्राइज हो गया। तभी आयुष ने आगे कहा, वो कोई नॉर्मल बच्चा तो है नहीं, वो दिमागी तौर से बीमार है। ही इज मेंटली इल। वो बाकी बच्चों की तरह आसानी से कोई बात समझ नहीं सकता है। जब उसने दादी माँ को धक्का दिया था, तब उसे क्या पता कि वो क्या कर रहा था। उस पागल बच्चे को दादी माँ को धक्का देते हुए शायद मजा आया, इसलिए उसने वो कर दिया। अब उसके मन में थोड़ी ना था कि वो दादी माँ को चोट पहुंचाए। बस उसके पागलपन में उससे ये सब हो गया और उसे पता भी नहीं चला। क्यों रोहित भैया? आयुष की ये बात सुनकर रोहित ने अपनी आंखें बंद कर लीं और जोर से अपनी मुट्ठी दबा ली। तभी वहां पंकज चाचा का पोता आया। विहान उम्र में ठीक आर्यन के आसपास का था, मगर शरीर से मोटा होने की वजह से प्यार से मारवा फैमिली में लोग उसे लड्डू कहकर बुलाते थे। उसका नाम लड्डू इसीलिए रखा गया था क्योंकि उसके गाल गोल गोल और मोटे थे। उसके गाल दबाने पर बिल्कुल ऐसा लगता था जैसे कोई मोतीचूर के लड्डू हाथ में पकड़कर खड़ा हो। लड्डू जब भी हंसता तो उसकी आंखें अपने आप बंद हो जाती, मगर लड्डू अपने नाम के गुणों से बिल्कुल विपरीत था। उसे बात बात पर गुस्सा आ जाता, बात बात पर जिद करता, और आज जब से वो हॉस्पिटल में आया था, बस एक ही बात सुन रहा था, आर्यन की वजह से बड़ी दादी की जान खतरे में थी। इसी गुस्से की वजह से उसके गाल बिल्कुल लाल हो चुके थे और उसने रोहित की ओर गुस्से से देखकर कहा, कहाँ छुपा के रखा है उस बुज़दिल आर्यन को? आज मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। उसे WWE का एक ऐसा स्टंट करके मारूंगा कि उसे अपनी नानी याद आ जाएगी। ये कहकर लड्डू हॉस्पिटल के प्राइवेट रूम की ओर दौड़ने लगा, जहां आर्यन को भेजा गया था। रोहित ने बीच में ही उसे रोक लिया। रोहित ने जब लड्डू को रोकना चाहा, तो किसी तरह रोहित के हाथ से टकराकर लड्डू जमीन पर गिर गया। लड्डू का भारी शरीर जब जमीन से टकराया, तो हॉस्पिटल फ्लोर पर एक जोर की आवाज आई और लड्डू जोर जोर से रोने लगा। जब पंकज और आयुष ने उसे उठाया, तो लड्डू ने रोहित की ओर इशारा करते हुए कहा, रोहित चाचा मुझे मारना चाहते हैं, जैसे आर्यन ने बड़ी दादी को मारा। रोहित अनिका और डॉक्टर शालिनी से अपनी दादी माँ की कंडीशन के बारे में डिस्कशन करना चाहता था, मगर मारवा खानदान ने ये मौका पकड़कर
आर्यन के खिलाफ मोर्चा खोलने के लिए इस्तेमाल किया था। आयुष ने रोहित से कहा, रोहित ये क्या कर रहे हो तुम? एक छोटे बच्चे को इस तरह ट्रीट करने का क्या मतलब है? रोहित ने अपने अंदर के गुस्से को दबाते हुए आयुष से कहा, इस बच्चे को कुछ मैनर्स सिखाओ, और अगर नहीं सिखा सकते तो मेरे पास भेज दो। मैं 2 दिन में इसे बड़ों के साथ कैसे पेश आते हैं सिखा दूंगा। ये सुनते ही पंकज चाचा ने रोहित से कहा, अगर इतने ही बड़े टीचर हो तो फिर अपने बेटे को भी जरा सी मैनर सिखा देते, जिसकी वजह से आज तुम्हारी दादी मौत से लड़ रही हैं। काश तुमने उसे मैनर सिखाए होते तो उसने तुम्हारी दादी के साथ वो सलूक ना किया होता जो उसने किया है। वो बच्चा नहीं, एक मर्डरर है। रोहित तेज कदमों से पंकज चाचा की ओर बढ़ने लगा। रोहित के जूतों की आवाज सारे कॉरिडोर में गूंजने लगी। वो पंकज चाचा के पास आकर खड़ा हो गया और उनकी आंखों में आंखें डालकर कहा, मेरा बेटा कोई खूनी नहीं है। उसे मर्डरर बुलाना बंद कीजिए आप लोग। मुझे उस पर पूरा भरोसा है। तभी आयुष रोहित और उसके पापा के बीच में आ गया और बड़ी ही शांति से रोहित से बातें करने लगा। देखो रोहित, इस बात का कोई मतलब नहीं कि तुम उस पर ज्यादा ट्रस्ट करते हो या हम पर, मगर तुम्हें सीसीटीवी फुटेज और सर्विलांस कैमरा पर तो ट्रस्ट करना ही होगा, जिसमें साफ दिख रहा है कि आर्यन ने दादी माँ को धक्का दिया था। हमने सीसीटीवी की फुटेज दादाजी को दिखा दी है और उन्होंने ये डिसीजन लिया है कि अगले हफ्ते एक फैमिली मीटिंग रखेंगे और उस मीटिंग में हम सब मिलकर आर्यन को मारवा खानदान से हमेशा के लिए निकाल देंगे। आर्यन के खिलाफ 2 सबूत थे, एक तो वो सीसीटीवी कैमरा की फुटेज और दूसरा घर के नौकरों की गवाही। नौकरों ने कहा था कि उस दिन आर्यन किसी बात पर दादी माँ से नाराज हो गया और उसने दादी माँ को सीढ़ियों से धक्का देकर नीचे गिरा दिया। सीसीटीवी कैमरे का फुटेज पीछे से लिया गया था, जिसमें दादी माँ गिरते हुए साफ नजर आ रही थी। आर्यन का चेहरा नहीं दिख रहा था, मगर उसके हाथों की एक्शन से साफ पता चलता था कि उसी ने दादी माँ को धक्का दिया था। मारवा खानदान के पास आर्यन के खिलाफ विटनेस भी थे और एविडेंस भी, इसलिए रोहित के पास बस सिर्फ एक ही ऑप्शन बच गया था कि किसी तरह उसकी दादी माँ फिर से होश में आए और सबको बता दें कि आर्यन बेकसूर है। जब हॉस्पिटल कॉरिडोर में ये सब कुछ चल रहा था, तब आर्यन वहीं पीछे खड़ा सब कुछ सुन रहा था। आर्यन के मुंह पर मास्क था और उसने एक छोटी सी पीपीई किट पहन रखी थी। मास्क के ऊपर आर्यन की आंखों से निकलते आंसुओं से साफ पता चल रहा था कि आर्यन बहुत दुखी था और शायद काफी देर से रोए जा रहा था। आर्यन का रोना इस वजह से नहीं था कि मारवा खानदान उसे बुरा समझता था या उसे मारवा खानदान से बाहर निकालना चाहता था। उसे चिंता थी तो बस एक ही बात की चिंता थी, उसकी बड़ी दादी किसी तरह वापस पहले जैसी हो जाए। वो मन ही मन भगवान को प्रे कर रहा था कि उसे उसकी बड़ी दादी उसे वापस मिल जाए और फिर से उसकी दादी पहले की तरह आर्यन के साथ खेलें, उसे प्यार करें। आर्यन ने कॉरिडोर में अनिका को देखा। आर्यन को पता था कि उसकी मॉम एक बहुत बड़ी डॉक्टर थी और अगर दादी माँ को कोई वापस ठीक कर सकता था तो वो सिर्फ उसकी मॉम थी। आर्यन दौड़कर अनिका के पास गया और पीछे से अनिका के पांव पकड़कर अनिका से लिपट गया। अनिका को पकड़कर आर्यन जोर जोर से रोने लगा और कहने लगा, मॉम प्लीज बड़ी दादी माँ को बचा लो, प्लीज मॉम। एक लड़की को देखा तो के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से डाउनलोड कीजिए पॉकेट FM ऐप।